गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अपन जो बायोलॉजी में वीडियो लेक्चर के माध्यम से अभी अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें जो अपनी यूनिट चल रही है वो पादप कार्य की प्रथम चल रही है, जिसे मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और विशेष अंक भार वाली यूनिट है। ये स्टार्ट करके इसमें अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर और 7वां चैप्टर वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने पढ़ा है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, चैट के माध्यम से कर सकते हैं। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसका भी आप सोल्यूशन करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर थे, ये क्योंकि विशेष अंक भार वाली यूनिट थी, तो इसमें अपन ने बात करी। तो आज जो अपन जो इसमें चैप्टर, जैसे मैंने 5वां, 6वां, 7वां जो चैप्टर वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 8वां चैप्टर था। 8वां चैप्टर पूरा का पूरा ही थ्योरेटिकल और बड़ा है, इसलिए उसको देखेंगे अपन कि अभी वीडियो लेक्चर में ऐड करें या ना करें। इसलिए अपन जो आगे का आज का जो वीडियो लेक्चर में जो अपन टॉपिक या जो चैप्टर ऐड कर रहे हैं, वो अगला जो चैप्टर है 9th है, जो समझने वाला है। और छोटे छोटे रूप में अपन उसको थोड़ा थोड़ा करके उसे समझ लेंगे, है ना। तो वो चैप्टर आज अपना अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है एंजाइम। ठीक है, आज का जो अपना जो टॉपिक का जो चैप्टर है आज का, वो है अपना एंजाइम। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर में जो अपने बात करें बच्चों, क्लास की बात करें तो क्लास जो अपने बात करें तो यूनिट आपको पता ही है बच्चों, इकाई पादप कार्य की प्रथम है। ठीक है, और इसमें जो चैप्टर या अध्याय की बात करें अपन, वो आज जो अपन नया स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना जो 9वां चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। जो 9वां लेसन है, चैप्टर है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? एंजाइम है। एंजाइम है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? एंजाइम है। एंजाइम चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एंजाइम है। एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आता है, पक्का एक क्वेश्चन आता है और बिल्कुल इजी है। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसके बारे में आज इसमें वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं बच्चों, उसकी प्रस्तावना जो होती है, अपन बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन की बात करें वीडियो की, एंजाइम क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो क्या जैव तंत्र का जो अस्तित्व होता है, बात करें कि जैव तंत्र का जो अस्तित्व है, उसके अंदर क्या विभिन्न प्रकार की असंख्य जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती है वो संपन्न होती है उसके अंदर। मान लो कोई भी जीव है तो उसके अंदर क्या होता है, आपको पता ही है बच्चों, कोई भी जीव है तो उसके अंदर क्या होता है, असंख्य जो जैव रासायनिक की जो अभिक्रियाएं होती है वो उसके अंदर होती रहती है। ठीक है, क्यों होती रहती है? किसी में पाचन होता है, किसी में एक्सक्रीशन होता है ना, किसी में कुछ बनता है, किसी में कुछ टूटता है। तो इस प्रकार से बात करें तो इसमें तो जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं, बहुत सारी असंख्य जैव रासायनिक अभिक्रियाएं अंदर अपने शरीर के अंदर होती रहती है। और एक जीवित कोशिका की बात करें बच्चों, देखो एग्जाम्पल की बात करूँ, एक जीवित कोशिका की अपन जब बात करते हैं तो जीवित कोशिका के अंदर, एक जीवित कोशिका की बात करें तो एक जीवित कोशिका के अंदर असंख्य जैव रासायनिक क्रिया होती है। और ये जो होती है वो सामान्य ताप पर और सामान्य जो परिस्थितियां होती हैं उन पर ही संपन्न होती है। एक जीवित कोशिका की बात करें तो जितनी भी जैव रासायनिक क्रिया होती है जो दक्षतापूर्ण होती है, मतलब अच्छे से कंप्लीट होती है, दक्षतापूर्ण होती है। और जो फेवरेबल टेम्परेचर, कम टेम्परेचर है, कम ताप होता है, कम दाब होता है, उसके ऊपर ये संपन्न होती है। और यदि यही क्रियाएं अपन शरीर से बाहर करवाते हैं तो इन अभिक्रियाओं करवाने के लिए बहुत ज़्यादा जो बाहर के जो रिसोर्स होते हैं, जिसके तापमान की आवश्यकता होती है, दाब की आवश्यकता होती है, अम्लीयता की आवश्यकता है, क्षारीयता की आवश्यकता है, फिर भी इनकी जो दक्षता होती है वो कम होती है, जो अभिक्रियाएं जो बाहर अपन करवाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, मान लो कोई अभिक्रिया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगा, ये मान लो कोई जैवतंत्र है, ये जीवित जो कोशिका है, इसके अंदर मान लो ए से बी ये कोई अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये कोई अभिक्रिया हो रही है तो ये इतनी दक्षतापूर्ण होती है, इसमें टेम्परेचर होता है वो भी कम चाहिए। ठीक है, प्रेशर होता है वो भी कम चाहिए। ठीक है, प्रेशर होता है वो भी कम चाहिए। और इसमें एसिडिटी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही कम चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर इतनी अपन टेम्परेचर दे नहीं सकते। तो कम तापमान पर भी, और जो इसके अंदर जो
कम तापमान पर भी ये क्या होती है, शरीर जो जीवित तंत्र के अंदर या जीवित कोशिका के अंदर ये जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया होती है दक्षतापूर्ण संपन्न होती है। यदि इसी अभिक्रिया को उत्पन्न बाहर करवाते हैं तो इसके लिए क्या होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए, उच्च ताप चाहिए, ठीक है। दूसरा उच्च अम्लता चाहिए, क्षारीयता चाहिए, ठीक है, अम्लता है, क्षारीयता चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये आवश्यक होती है यदि बाहर करवाते हैं तो। फिर भी जो इसकी दक्षता होती है, ठीक है, दक्षता जो होती है, ठीक है, उसकी बात करें तो फिर भी जो इसकी दक्षता होती है वो भी क्या होती है, अच्छी नहीं होती है, मतलब उस क्वालिटी की रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूँ तो बुक से थोड़ा हटके है, थोड़ा याद रखना, मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि मान लो जो प्रोटीन का अपन जल अपघटन करते हैं, प्रोटीन है उसका जल अपघटन करते हैं लैब के अंदर, बाहर प्रयोगशाला के अंदर। प्रयोगशाला में यदि इसका जल अपघटन करते हैं, प्रयोगशाला के अंदर यदि प्रोटीन का, ये आपको लिखना नहीं, मैं समझाने के साथ बताऊँ, प्रोटीन का जो जल अपघटन करते हैं, मान लो ये तो पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है, ये एमिनो एसिड में टूटता है, पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रोटीन को तोड़ने के लिए यदि प्रयोगशाला में ये किया जाए तो इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यदि इसी अभिक्रिया को प्रयोगशाला में करते हैं, प्रोटीन का यदि जल अपघटन करते हैं, हाइड्रालिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। मैं समझा रहा हूँ आपको एंजाइम की क्या भूमिका होती है, ठीक है। और इसमें अम्लता चाहिए, ठीक है, अम्लता, हाई एसिडिक नेचर वो भी चाहिए इसको गलाने के लिए, ठीक है। और इसमें भी फिर कितने कई घंटे लगते हैं, कई घंटे लगते हैं। इस अभिक्रिया को फिर लैब के अंदर क्या होता है, कई घंटे से दिन भी लग जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वो उसका गलता है, फिर वो उसका अपघटन होता है, किसी में पॉलीपेप्टाइड्स फिर एमिनो एसिड में इसका अपघटित होता है। तो इस प्रकार से यदि ये अभिक्रिया, ये तो मैंने बाहर बनाई कि इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और अम्लता की आवश्यकता होती है, ठीक है, इस प्रकार से, और कई घंटे लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसी अभिक्रिया को यदि जीवित कोशिका के अंदर किया जाए, या जीवित कोशिका के अंदर ये अभिक्रिया होती है, जीवित कोशिका के अंदर ये अभिक्रिया होती है, प्रोटीन का जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस, पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड इसमें आगे होता है। तो ये जो जीवित कोशिका के अंदर होती है, जीवित कोशिका अपना टेम्परेचर कितना होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री अपना बॉडी टेम्परेचर, और तापमान ये हो गया, और अम्लता कितनी होती है अपने स्टोमक की, ठीक है, उस अम्लता भी भैया 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाती है। और कुछ मिनटों या घंटों में बाद एक, है ना, इसमें कुछ घंटे से लेकर कई दिन तक लग जाते हैं, ठीक है, कई दिन तक लग जाते हैं, और यहाँ पे कुछ मिनटों या कुछ घंटों में हो जाती है। ये अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न हो रही है, ये एक सजीव तंत्र के अंदर हो रही है। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया इतनी दक्षतापूर्ण क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम उपस्थित होता है। ये अभिक्रिया होती है पेप्सिन नाम के एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो पेप्सिन की भूमिका आ गई ना। तो यही जो है बुक वाला ये कहना चाहता है कि जो अपने शरीर के अंदर होती है विशिष्ट प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रिया, असंख्य और विशिष्ट प्रकार जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो होती रहती है, और शरीर की जो क्रियाएं होती है उनके समन्वय पर ही निर्भर करती है। लेकिन एक जीवित कोशिका के अंदर पर बात, कोशिका कई भीतर रासायनिक जो कोशिकाएं दक्षतापूर्ण जो होती है वो सामान्य तापक्रम पर भी संपन्न होती है ना। और यदि इन क्रियाओं को यदि शरीर से बाहर करवाया जाता है, यदि इन क्रियाओं को शरीर से बाहर करवाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस तापमान की आवश्यकता होती है, उस अम्लता की आवश्यकता होती है, क्षारीयता की आवश्यकता होती है, और फिर भी उसकी दक्षता होती है वो जो शंकापूर्ण होती है, मतलब वो भी नहीं कंप्लीट हुई है, नहीं है, सही है, जैसे अंदर जो जीवित कोशिका के अंदर जो अभिक्रिया होती है उतनी दक्षता से वो बाहर नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है
कि इसके अतिरिक्त की बात करें तो इसकी जो कोशिकाओं में क्या होती है, विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को कुछ जो सक्रिय कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति में होती है। अपन बात करें कि जैसे ये जो क्रियाएं होती है सजीव कोशिका या जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका के अंदर क्या होती है, ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं जो संपन्न होती है, जो दक्षतापूर्ण संपन्न होती है, जीवित कोशिका के अंदर ये जो क्रियाएं जैव रासायनिक क्रिया होती है जो दक्षतापूर्ण संपन्न होती है, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि इसमें क्या होता है, सजीव कोशिकाओं के अंदर क्या होता है कि जो सक्रिय कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ये अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। उस अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। उस सक्रिय पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, है ना। तो देखो अपन बात करें इसके अंदर, जैसे अपन बात करें कि कोशिकाओं में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं कुछ अति सक्रिय जैव कार्बनिक पदार्थों की जो होती है उसकी उपस्थिति में होती है ना। अपन बात करते हैं जीवित कोशिकाओं में। जीवित कोशिका में जैव रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जीवित कोशिका में जैव रासायनिक अभिक्रिया अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में होती है। इन कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम कहा है। हालांकि परिभाषा ये नहीं है बच्चों, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ठीक है, कि अपन बात करें भाई दक्षतापूर्ण क्यों हो गई शरीर के अंदर, मैंने बताया एक एग्जाम्पल से बताया 36.9 डिग्री के अंदर ही संपन्न हो जाती है। लेकिन इतनी दक्षतापूर्ण कैसे हो जाती है? तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि इतनी दक्षतापूर्ण इसलिए हो जाती है कि जीवित कोशिका में रासायनिक जो अभिक्रिया होती है अति सक्रिय कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में होती है। एक कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है जो अति सक्रिय होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। इन्हें जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक या बायो कैटेलिस्ट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक या बायो कैटेलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? जैव उत्प्रेरक या बायो कैटेलिस्ट भी कहते हैं। इनकी भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक भी होते हैं या इनकी भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनकी भांति व्यवहार करते हैं। समझ गए? तो मैंने क्या बताया यहाँ पर बच्चों कि ये एंजाइम की जैसे अपने एक छोटी सी परिभाषा निकाली, ये परिभाषा नहीं, इसकी आगे परिभाषा आएगी जो अपन को याद रखने वाली परिभाषा नहीं, बता रहा हूँ कि ये क्या होती है। जीवित कोशिका जैव रासायनिक अति सूक्ष्म अति सक्रिय और कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति में होती है जो जैव उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। इस कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। अब एंजाइम क्या करता है बच्चों? देखो याद रखना, एंजाइम क्या करता है? एंजाइम, ठीक है, एंजाइम क्या करता है? एंजाइम जीवित कोशिका में, एंजाइम जीवित कोशिका में सक्रिय ऊर्जा बोलते एक्टिवेशन एनर्जी, को कम करके जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। एंजाइम करता क्या है बच्चों?
एंजाइम क्या करता है, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, ठीक है। एक्टिवेशन जो एनर्जी होती है, ठीक है, ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे अपन बात करें कि ये जो सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा अपन आगे बात करेंगे, सक्रियण ऊर्जा पूरा पता है उसमें, लेकिन करता क्या है कि एंजाइम जीवित कोशिका के अंदर क्या होती है, जो सक्रियण ऊर्जा के मतलब क्या होता है, जो ऊर्जा किसी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जो आवश्यक होती है, किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है, उसको क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, जीवित कोशिका में सक्रियण ऊर्जा जो होती है, मान लो किसी अभिक्रिया को कराने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कम कर देते हैं, कम करके और क्या करेंगे, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देंगे, उस ऊर्जा को भी कम कर दिया और क्या करें, जैव रासायनिक अभिक्रिया को भी बढ़ा दिया, है ना, ऊर्जा को भी कम कर दिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा, दोनों काम हो गए, एक तो ऊर्जा कम लगी और क्या कर दी, और क्या कर दिया, अभिक्रिया को बढ़ी। जैसे अपने एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे ये तो एंजाइम की बात है, कुकर की बात करते हैं, तो प्रेशर कुकर होता है अपना, तो उसमें अपन दाल पकाते हैं, तो एक तो समय कम लगता है और दाल भी जल्दी पकती है, ठीक है, गैस भी कम जलता है, ऊर्जा भी कम लगती है, क्योंकि कम समय लगेगा, ऊर्जा भी कम लगेगी और गैस जो दाल है वो भी जल्दी बनेगी। तो वो यहाँ पे एंजाइम काम करता है, एंजाइम क्या करता है, जो ऊर्जा चाहिए उस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, उस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कम कर देता है, और क्या करता है, अभिक्रिया की जो दर होती है उसको भी बढ़ा देता है, मतलब अभिक्रिया भी जल्दी होगी, ऊर्जा की, तो दोनों काम होते, ये क्या काम हो गया, ये आपके एंजाइम का काम हो गया, ठीक है। देखो इसमें अपन बात करते हैं, तो कोशिकाओं में जो अभिक्रियाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। अब आगे बात आती है कि कोशिकाओं में जो अभिक्रियाएं होती है वो अपन मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रिया की बात करते हैं। तो उपापचय जो क्रिया होती है, तो उसमें उपापचय की क्रिया का मतलब होता है उपापचय पथ का निर्माण करती है, दोनों अभिक्रियाएं मिलकर उपापचय जो मतलब मेटाबॉलिज्म, टूटना है जुड़ना, ठीक है, उपापचय होती है। तो कोशिका के अंदर बात करें, जो उपापचय क्रिया होती है, जहाँ पे एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं ना, क्रियाएं होती है। तो ये दो प्रकार की, एक तो होती है उपचय प्रकार की, जिसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म प्रकार की, जिसको अपचय बोलते हैं। जिसको अपचय बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है, अपचय और उपचय। तो उपापचय क्रिया जैसे मैंने बताया कि जो कोशिका के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, एक तो होती है आपके उपचय प्रकार की, इनको उपापचय क्रियाएं बोलते हैं, ये दोनों क्रियाएं मिलकर उपापचय पथ का निर्माण करती है। तो एक तो होती है उपचय प्रकार की होती है, जिसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, दूसरी होती है अपचय प्रकार की होती है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया होती है संश्लेषण प्रकार की होती है, और संश्लेषण प्रकार की होती है, इसका मतलब क्या होता है, मान लो ए प्लस बी दोनों जुड़ के क्या ए बी बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यहाँ पर ऊर्जा लगती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, एटीपी खर्च होती है। जो उपचय क्रियाएं हैं, एनाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं, ठीक है, इनमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसमें क्या ऊर्जा की जो होगी वो ऊर्जा इसमें लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये तो हो गया आपके उपचय एनाबॉलिज्म प्रकार की। दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, ये क्या होती है, विघटन प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, टूटता है। इसमें क्या होता है, दो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, दो छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जहां पर भी देखो जुड़ने की आवश्यकता होती है, वहां ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी चीज को जोड़ने की आवश्यकता होती है, चाहे रिश्तों की बात हो या किसी चीज को जोड़ने की बात हो, तो वहां पर जब जोड़ने की बात होती है तो वहां पर आदमी को समय और सब कुछ होता है, व्यय करना पड़ता है, ठीक है। तो ऊर्जा ही मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो चीज मिलकर जोड़ के कोई पदार्थ बना रहे हैं, अपन को उत्पाद बना रहे हैं, तो उसको जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तोड़ते हैं तो क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विघटन, जो अपने उपचय प्रकार की बात करें, वो अपचय प्रकार की बात है, कैटाबॉलिज्म प्रकार की बात करें तो ये विघटन प्रकार की होती है। इसमें क्या होता है, एक जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है और दो सरल मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे इसका अपन एग्जाम्पल बताया, ये जो एक बड़ा मॉलिक्यूल ये टूट के ए प्लस बी में बना लिया, ठीक है। तो ये विघटन हुआ, देखो ये ए बी था, ये टूटा है, ए प्लस बी के अंदर टूटा है। तो यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा
जो होती है मुक्त होती है। यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा या एटीपी की बात करें तो यहाँ पर एटीपी या ऊर्जा की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाती है। और ये दोनों ही जो क्रियाएं होती है, ये दोनों ही क्रियाएं मिलकर उपापचय पाथवे का जो होती है पथ होता है उसका निर्माण, जैसे मैंने बताया मेटाबॉलिक रिएक्शन है, दोनों ही क्या उपापचय क्रियाएं है। तो ये थी बच्चों इसके इंट्रोडक्शन की बात एंजाइम में, है ना। अब इसके अंदर आगे की जो बात करते हैं इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एंजाइम की परिभाषा, जो आपको याद रखनी है वो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो इसकी और बड़ी परिभाषा, लेकिन जो आप बुक में देख के वही अपन डिस्कस करेंगे। परिभाषा एंजाइम की परिभाषा की बात करें तो प्रोटीन की प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, प्रोटीन की प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो, ठीक है, प्रोटीन की प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो, प्रोटीन की प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिका में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है बच्चों, ये जो परिभाषा है एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये जो आपकी बुक में दे रखी है वही परिभाषा है, इसकी और भी बड़ी परिभाषा अपन बना सकते हैं, लेकिन यही आपको याद रखनी है। ये आपको परिभाषा, आपको एंजाइम की परिभाषा पूछ ली जाती है तो प्रोटीन की प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बायोकैटलिस्ट क्या होता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है, ठीक है। कल जैसे अगला वीडियो लेक्चर उसमें और मैं एग्जांपल दूंगा आपको जैव उत्प्रेरक का, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, ये क्या कहते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों, एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। प्रोटीन की प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है, एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है, एंजाइम कहलाते हैं। क्या है, एंजाइम कहलाता है। ये होगी एंजाइम परिभाषा, ये परिभाषा आपको याद रखनी। तो आज की कक्षा के अंदर अपन ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। कल की कक्षा के अंदर मैं एंजाइम की परिभाषा आपको एक बार वापस याद दिला के फिर आगे का जो इसका जो एंजाइम का इतिहास है वो बात करेंगे। इसके आप सुंदर से शॉर्ट से नोट्स बनाने चालू कर देना, अच्छे से नोट्स बनाना चालू कर देना, क्योंकि आपके पास समय मिल रहा है। अपन जितना भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ के अभी आगे ही हैं अपन औरों से, तो सबसे आगे ही हैं चल रहे हैं कि अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी पढ़ाई चल रही है अभी, तो है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इसी प्रकार से आप अध्ययन करते रहें। और साथ साथ जितने छोटा भी हो, मैं सारी चीज़ें एक एक लाइन में साथ आपके साथ बुक वाली डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सारी की सारी जो लाइनें हैं वो बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा आइडिया मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको मेंशन नहीं करने हैं, आपको समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आज कक्षा में इतना